दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर के लिए एक्साइटेड होंगे, जो कि इस साल अक्टूबर में रिलीज की जाएगी। अब ये जो मूवी है द एग्जॉर्सिस्ट का पार्ट 3 है और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा कि द एग्जॉर्सिस्ट मूवी जो थी वो एक रियल स्टोरी पर बेस्ड थी, तो क्या ये मूवी भी एक रियल स्टोरी पर बेस है? अब यूट्यूब के ऊपर आपको ऐसी कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें इसकी स्टोरी को रिवील किया गया हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आपको द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे, यानी स्टोरी को रिवील करेंगे। अब कुछ लोगों का ये तक कहना है कि जो स्टोरी है एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर की, ये रियल स्टोरी पर बेस है। अब ये रियल स्टोरी है या नहीं, इसका तो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर की स्टोरी यही होने वाली है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अगर आप लोग एग्जॉर्सिस्ट मूवी लवर हो तो आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज्यादा एंटरटेन करेगी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी है ये कैथरीन और एंजेला के ऊपर है, जिनकी उम्र 13 साल थी और जो एक ही स्कूल में पढ़ती थी और वो बचपन से गहरी दोस्त थी। उन दोनों की फैमिलीज भी आपस में बहुत ज्यादा गहरी दोस्त थी और कैथरीन और एंजेला का एक दूसरे के घर में आना जाना लगा रहता था। अब उन दोनों की जिंदगी बहुत ही ज्यादा अच्छी चल रही होती है, वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है अपनी जिंदगी में और वो पढ़ने में भी बहुत ज्यादा तेज होती है। अब एक दिन कैथरीन और एंजेला स्कूल से घर वापस नहीं आती और 1 घंटा गुजर गया होता है स्कूल का टाइम हुए। अब कैथरीन के जो डैड होते हैं वो उनके स्कूल में जाते हैं एंजेला और कैथरीन का पूछने, लेकिन जब कैथरीन के डैड स्कूल में जाते हैं और वो उनसे एंजेला और कैथरीन का पूछते हैं तो स्कूल वाले ये बताते हैं कि कैथरीन और एंजेला तो 1 घंटे पहले ही स्कूल से जा चुकी हैं। अब कैथरीन के डैड बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और वो एंजेला के डैड को भी फोन करके ये बता देते कि एंजेला और कैथरीन जो है स्कूल में नहीं है। अब वो लोग एंजेला और कैथरीन को ढूंढना शुरू कर देते हैं, हर जगह ढूंढते हैं, आसपास तमाम जगहों पे ढूंढते हैं, उनके दोस्तों से पूछते हैं, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं थी। अब पूरा 1 दिन गुजर जाता है और एंजेला और कैथरीन का कोई भी नामो निशान नहीं मिल रहा था। तो वो लोग पुलिस में जाते हैं और पुलिस में जाके कंप्लेन करते हैं। अब पुलिस छानबीन शुरू करती है और वो स्कूल में जाती है, स्कूल की सीसीटीवी फुटेज देखती है। तो सीसीटीवी फुटेज में वो ये देखती है कि एंजेला और कैथरीन अपने घर के रास्ते की तरफ जाने के बजाय किसी और दूसरे रास्ते की तरफ जा रही थी। अब एंजेला और कैथरीन को गायब हुए तकरीबन 10 दिन गुजर जाते हैं और एंजेला और कैथरीन के घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि अभी तक वो नहीं मिली हो। अब एक दिन पुलिस एंजेला और कैथरीन को ढूंढने के लिए ही निकली होती है तो उनको रास्ते में एक अबेंडन घर नजर आता है, यानी कि जहाँ पर कोई भी नहीं रहता, वो घर काफी सालों से बंद था। तो पुलिस उस घर के अंदर जाती है क्योंकि पुलिस को उस घर पे थोड़ा सा शक हो रहा था। तो पुलिस उस घर के अंदर जाती है तो पुलिस ये देखती है कि एंजेला और कैथरीन बेहोश पड़ी हुई हैं। वहाँ पर उनके पूरे जिस्म पर मट्टी ही मट्टी है और उनके जिस्म पे खरोशें आई हुई हैं, जैसे उनको किसी ने चाकू से मारा है। पुलिस उनको फौरन हॉस्पिटल लेकर जाती है और उनके घर वालों को भी हॉस्पिटल बुलाती है। अब जब एंजेला और कैथरीन को होश आता है तो पुलिस उनसे ये पूछती है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था उनके साथ। तो एंजेला बताती है कि उस दिन स्कूल से जब छुट्टी हुई तो वो लोग घर ही आ रहे थे, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि पहले वो अपनी दोस्त से नोट्स ले लेते हैं जो कि उन्होंने उसको दिए थे, लेकिन आज वो स्कूल नहीं आई थी तो उन्होंने सोचा कि वो उसके घर जाकर ही उससे नोट्स ले लेते हैं। अब जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उनको वही अबेंडन घर नजर आता है जहाँ पर वो बेहोश पड़ी हुई थी। उस अबेंडन घर के गार्डन में उनको एक डॉल पड़ी नजर आती है और जब वो उस डॉल को उठाने जाती हैं तो कोई उनको उस घर के अंदर खींच लेता है और उसके बाद उनको कुछ भी याद नहीं उनके साथ क्या हुआ था। पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि आखिर उनको क्या लगता है कि उनको गायब हुए कितनी देर हुई है। तो एंजेला और कैथरीन ये बताती है कि उन्हें तो यही लगता है उनको गायब हुए 5 या 6 घंटे हुए हैं, लेकिन पुलिस उनको ये बताती है कि उनको गायब हुए 10 दिन हुए हैं। लेकिन एंजेला और कैथरीन ये बताती हैं कि उनको यही लगता है कि जैसे आज के ही दिन वो दोनों गायब हुई थी। अब ये बात सुनकर पुलिस और उनके घर वाले हैरान रह जाते हैं। अब 3 दिन हॉस्पिटल रहने के बाद डॉक्टर्स उनको
इजाजत दे देते हैं घर जाने की और उनके घर वाले उनको घर ले आते हैं। अब शुरुआत के तो कुछ दिन बिल्कुल ही सही गुजर रहे होते हैं, लेकिन 2-3 दिन के बाद ही उनके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि उनको अजीब अजीब आवाजें आती थी, रात को किसी के चलने की आवाज आती थी जैसे कि कोई सीढ़ियों पे चल रहा है, लेकिन जब वो जाकर देखते थे तो वहाँ पर कोई भी नहीं आता था। अब घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा भर गई थी। उनको कुछ ऐसा महसूस होता था कि जैसे उनके घर में उनके अलावा कोई और भी है। पर एंजेला और कैथरीन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। उनके जिस्म पे खराशों के निशान आ गए थे बहुत ज्यादा, और उन्हें खुद भी नहीं पता था कि हमारे जिस्म पे निशान कहाँ से आ गए हैं। और आहिस्ता आहिस्ता उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब होती जा रही थी कि वो लोग छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लग गई थी, छोटी छोटी बातों पे अपने माँ बाप से लड़ने लग गई थी और हर वक्त अपने कमरे में ही रहती थी, कुछ भी खाती पीती नहीं थी। उनके घर वाले डॉक्टर को भी दिखाते हैं उनको, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एंजेला और कैथरीन की आदत ऐसी हो गई थी कि वो अपने ही घर वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगे थे और वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते थे चाकू से। अब उनके घर वाले उनकी ऐसी कंडीशन देखकर एक प्रीस के पास जाते हैं और उनको अपने घर में लेकर आते हैं। अब प्रीस का नाम फादर डेमन होता है और फादर डेमन एंजेला और कैथरीन को देखने आते हैं। फादर डेमन उनके ऊपर प्रेयर्स पढ़ने लगते हैं और जैसे ही वो एंजेला और कैथरीन के ऊपर प्रेयर्स पढ़ने लगते हैं तो एंजेला और कैथरीन काबू से बाहर हो जाती हैं और वो फादर डेमन के ऊपर ही हमला कर देती हैं और उनको इतना ज्यादा जख्मी कर देती हैं कि उनको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। अब एंजेला और कैथरीन की इस हालत को देखकर उनको मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है, लेकिन उनके घर वालों को अभी भी यही लग रहा होता है कि वो पागल नहीं है, बल्कि उनके ऊपर किसी डीमन का कब्जा हो गया, यानी कि उनको किसी शैतान ने पोजेस कर लिया है। तो उसके बाद वो लोग एक बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर क्रिस्टीन रॉबर्ट से मिलते हैं, जिनको 55 इयर्स का एक्सपीरियंस था पैरानॉर्मल केसेस सॉल्व करने का, और उन्होंने बहुत ही ज्यादा पैरानॉर्मल केसेस को सॉल्व किया था। अब क्रिस्टीन जब एंजेला और कैथरीन को देखने मेंटल हॉस्पिटल जाती हैं तो वो उनको देखकर ही बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती हैं और एंजेला और कैथरीन क्रिस्टीन को देखकर ये कहती हैं कि बहुत देर के बाद तुमसे मुलाकात हुई। दरअसल एंजेला और कैथरीन के अंदर जो डीमन था वो ये बातें बोल रहा था। अब क्रिस्टीन वहाँ से बाहर आती हैं और वो एंजेला और कैथरीन के घर वालों को ये बताती हैं कि एंजेला और कैथरीन के अंदर कोई आम डीमन नहीं है बल्कि पजूजू है। अब दोस्तों पजूजू डीमन के बारे में मैं यहाँ पर आपको कुछ बता देता हूँ डिटेल वगैरह। पजूजू डीमन हवाओं का राजा है, यानी कि हवाओं के तमाम शैतानों का राजा है। पजूजू डीमन को बुलाया इसलिए जाता था पहले वक्तों में ताकि वो जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दे सके, यानी कि उनकी हिफाजत कर सके उन डीमन से जो के बच्चों को मारते हैं, और बदले में उनको उसकी बहुत ही ज्यादा भारी कीमत चुकानी पड़ती थी, क्योंकि एक बार अगर पजूजू डीमन किसी के अंदर आ जाए वो इंसान के शरीर पे कब्जा करके ही रहता है और उसके शरीर को अपने साथ ले जाता है। यानी कि पजूजू डीमन से मदद मांगना कुएं के अंदर छलांग लगाने के ही बराबर है। अब क्रिस्टीन उनके घर वालों से ये पूछती है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया है कि पजूजू डीमन उनके पीछे आया है, क्योंकि पजूजू डीमन ऐसे किसी के पीछे नहीं आता। तब उसके घर वाले असल बात बताते हैं। दोस्तों अब वो लोग कहानी सुनाना शुरू करते हैं। वो लोग ये बताते हैं जब एंजेला और कैथरीन दोनों 1 साल की थी तब वो लोग उनको लेकर एक ट्रिप पे जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो सारे ही बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। अब वो लोग तो बच जाते हैं, लेकिन एंजेला और कैथरीन की हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि उनकी एज अभी सिर्फ 1 साल थी, तो वो लोग जिंदगी और मौत के बीच में थी। तो उनको आईसीयू में लेकर जाया जाता है और डॉक्टर ये बताते हैं कि एंजेला और कैथरीन अभी बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है, तो अगले 24 घंटों में कुछ भी हो सकता है, वो बच भी सकती हैं और मर भी सकती हैं, लेकिन उनके मरने के चांसेस 70% है। अब एंजेला और कैथरीन के माँ बाप बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आ रही होती कि वो लोग क्या करें, लेकिन तभी एंजेला की जो दादी होती है वो उनके
पास आती है और उन्हें ये कहती है कि उन्हें पजूजू से मदद मांगनी चाहिए क्योंकि अभी उनकी बच्चियों को सिर्फ वो ही बचा सकता है। तब उसके घर वाले ये पूछते हैं कि आखिर पजूजू क्या करेगा, तो उसकी दादी ये बताती है कि पजूजू उसके बच्चों को तो बचा लेगा, लेकिन बदले में हमें हर साल एक रिचुअल करना पड़ेगा और अगर किसी भी साल वो रिचुअल हम नहीं करेंगे तो पजूजू उन बच्चियों को पोजेस कर लेगा। अब रिचुअल ये होगा कि एक अंधेरे कमरे में बैठना होगा और एक इंसान की खून की बोतल वहां पर रखनी होगी अपने आगे और कमरे में पूरा अंधेरा होना चाहिए और सारी रात जाग कर पजूजू की इबादत करनी होगी, यानी कि पजूजू की प्रेयर करनी होगी। अब उसके घर वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता तो वो लोग पजूजू से मदद मांगने के लिए एग्री हो जाते हैं और उसकी जो दादी होती है वो इन कामों में बहुत ही ज्यादा माहिर थी, तो वो एक रिचुअल करती है और पजूजू से मदद मांगती है। और दोस्तों एंजेला और कैथरीन जो होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों जब तक एंजेला की दादी जिंदा थी तब तक वो ये रिचुअल किया करती थी, लेकिन जब वो मर गई तो उन्होंने उनको ये बताया था कि उनको भी ये रिचुअल करना होगा हर साल, लेकिन उन्होंने इस बात पे इतना ज्यादा गौर नहीं किया, जिसकी वजह से आज पजूजू ने उनकी बेटियों को पोजेस कर दिया है। अब क्रिस्टीन उनको ये बताती है कि पजूजू बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है और वो उनकी बेटियों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। अब क्रिस्टीन उनको ये बताती है कि उनको एक एक्सोर्सिज्म करना पड़ेगा एंजेला और क्रिस्टीन के ऊपर ताकि वो ठीक हो सके। अब उनके माँ बाप एक दिन के लिए मेंटल हॉस्पिटल से एंजेला और कैथरीन को चर्च में लेकर आते हैं और वहाँ पर कुछ फादर्स भी होते हैं ताकि उनका एक्सोर्सिज्म किया जा सके। अब एक्सोर्सिज्म शुरू होता है और फादर्स उसके ऊपर प्रेयर पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों उनको इसका कुछ भी असर नहीं हो रहा था। वो दोनों जोर जोर से हंसी जा रही थी, यानी कि उनके अंदर जो पजूजू डीमन था वो जोर जोर से हंसी जा रहा था, उनको उनकी प्रेयर से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वो दोनों अपनी रस्सियां तोड़ लेती हैं, उन तमाम फादर्स को मारती हैं और उनको इतना ज्यादा जख्मी कर देती हैं कि सबको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। अब दोस्तों ये जो केस होता है बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है क्योंकि एक चर्च के अंदर तकरीबन 4 फादर्स जख्मी हो गए थे, वो भी इतने ज्यादा कि उनको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा था। तो ये खबर वाटिकन सिटी भी पहुंच जाती है और वाटिकन सिटी के जो बड़े बड़े प्रीस्ट होते हैं वो इसके ऊपर एक्शन लेते हैं और वो उनको ये कहते हैं आखिर उन्होंने एक्सोर्सिज्म क्यों किया बिना परमिशन के। तो वाटिकन सिटी ये डिसाइड करता है कि एंजेला और कैथरीन का एक्सोर्सिज्म वाटिकन सिटी के अंदर होगा। तो दोस्तों एंजेला और कैथरीन को वाटिकन सिटी लेकर जाया जाता है। वाटिकन सिटी में तकरीबन 100 प्रीस्ट एंजेला और कैथरीन का एक्सोर्सिज्म करते हैं वाटिकन सिटी के अंदर। और दोस्तों ये आज तक का सबसे बड़ा एक्सोर्सिज्म होता है जो कि वाटिकन सिटी के अंदर हुआ था, क्योंकि ये जो केस था बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल था और एंजेला और कैथरीन को ठीक करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल हो गया था। लेकिन ये एक्सोर्सिज्म जो होता है ये कामयाब हो जाता है और पजूजू डीमन उनके शरीर को छोड़ देता है। और जब दोस्तों एंजेला और कैथरीन ठीक हो जाती हैं तो वो लोग चर्च से बाहर आ जाती हैं, यानी कि वाटिकन सिटी का जो चर्च होता है वहां से बाहर आ जाती हैं। लेकिन जो उनके माँ बाप होते हैं उनमें जो कैथरीन की मॉम होती है उसकी आंखें पूरी लाल हो जाती हैं और वो एक क्रीपी तरीके से हंसती है। इसका मतलब दोस्तों पजूजू गया नहीं था बल्कि वो एंजेला और कैथरीन की बॉडी से निकल कर कैथरीन की मॉम के अंदर आ गया था। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी खत्म हो जाती है। अब दोस्तों ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई ये एक्सोर्सिस्ट बिलीवर की रियल स्टोरी है, यानी कि उसकी फिल्म की स्टोरी है। अब फिल्म की स्टोरी में और इस स्टोरी में कितना फर्क है ये तो फिल्म आने पे ही पता चलेगा, क्योंकि ये जो मैंने स्टोरी सुनाई है जराये के जरिए से सुनाई है, जो कि मैंने रिसर्च की और मुझे पता चला वो यही स्टोरी है। लेकिन दोस्तों फिल्म होगी तो शायद उसमें थोड़ी सी स्टोरी चेंज होगी, लेकिन जब ये फिल्म आएगी हम मजीद बात उसके ऊपर तब करेंगे। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको ऐसी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।